हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राजज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के समाजशास्त्र के दूसरे विषय सांस्कृतिक परिवर्तन की। हमने पिछले अध्याय में यह जाना कि किस प्रकार उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों ने भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव उत्पन्न किए। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने जनजीवन में रूपांतरण किया और कुछ लोगों ने खेत के स्थान पर कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। बहुत से लोग गांवों को छोड़ शहरों में रहने लगे या कि रहने और कार्य करने की प्रणालियां अर्थात संरचनाओं में परिवर्तन हुआ। सांस्कृतिक जीवन शैली, प्रारूप, मूल्य, फैशन और यहाँ तक कि भाव भंगिमाओं में भी गुणात्मक बदलाव हुए और समाजशास्त्रियों की समझ में सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। तो हमने अध्याय 2 अपने इससे पहले वाले अध्याय संरचनात्मक परिवर्तन में पढ़ा कि किस तरह से भारत में जो उपनिवेशवाद है, औद्योगिकरण और नगरीकरण है, जो लोगों के जीवन शैली और दिनचर्या और जीवन यापन के तौर तरीक़ों में किस तरह की जो बदलाव है लेकर आया। यहाँ तक कि जो उनकी जो संस्कृति है, उनके जो पहनावा है, खान पान है, उन सभी में क्या है बहुत व्यापक तौर पे जो है परिवर्तन आया इन उपनिवेश और शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण। तो समाजशास्त्रियों की समझ क्या है कि सामाजिक संरचना का अर्थ क्या है। जो समाजशास्त्री हैं उनका जो सामाजिक संरचना है उसमें उनका अर्थ क्या है कि लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जैसे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। वो कह रहे हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो संस्कृति के द्वारा परिभाषित की जाती है उनको नियंत्रित करने और उनमें बदलाव आना जो है वही तो है सामाजिक संरचना। तो आपने पहले ही अध्याय 1 में उन संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन कर लिया है। हमने अध्याय 1 में पढ़ा है कि संरचनात्मक परिवर्तन किस किस तरह के होते हैं और क्या होते हैं जिन्हें उपनिवेशवाद ने उत्पन्न किया। और इस अध्याय में आप यह जानेंगे कि वे संरचनात्मक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो अगर हम सांस्कृतिक परिवर्तन को समझना चाहते हैं तो हमें जो संरचनात्मक परिवर्तन है उसे सबसे पहले जानना होगा। तो हमने संरचनात्मक परिवर्तन को जान लिया है कि किस तरह से संस्थाओं में परिवर्तन होना ही संरचनात्मक परिवर्तन है, संस्थाओं या समूहों में परिवर्तन। तो यहाँ आप 2 परस्पर संबंधित घटनाओं के बारे में जानेंगे और ये दोनों ही उपनिवेशिक शासन के प्रभाव की जटिल उत्पत्ति हैं। और पहली घटना का संबंध 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों तथा एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीयवादी नेताओं के नियोजित एवं सजग प्रयासों से संबंधित है। और यह उन सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए था जो महिलाओं एवं निम्न जातियों के साथ भेदभाव करते थे। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 19वीं शताब्दी यानी कि 1801 से लेकर 1900 तक तो 19वीं शताब्दी है। और 20वीं शताब्दी यानी कि 1901 से लेकर 2000 तक इसे हम क्या है 20वीं शताब्दी कहेंगे। तो जो 20वीं शताब्दी उसके शुरुआती चरणों में और 19वीं शताब्दी में पूरे में क्या है जो समाज सुधारक परिवर्तन हुए हैं और जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके जो सुनियोजित एवं सजग प्रयास थे समाज के कल्याण को लेकर और महिलाओं की और निम्न जातियों के जो साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था उसको सुधारने में, उसको बदलाव लाने में। और दूसरी घटना क्या है उस कम सुनिश्चित परंतु निर्णायक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है जो सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए और जिन्हें सांस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण और लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण की 4 प्रक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है। और हम उन सभी जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उसको हम 4 हिस्सों में अगर बांट लें तो हम किस में समझेंगे, सांस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण और लौकिकीकरण और पश्चिमीकरण। इन चारों में जिस तरह के जो बदलाव आए वही तो है सांस्कृतिक परिवर्तन।
तो दिलचस्प है इसको जानना। और संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उपनिवेशवाद की शुरुआत से पहले से होती रही है। अब जो संस्कृतिकरण है ऐसा नहीं है कि जो उपनिवेशवाद आया उसके साथ यह परिवर्तन इसमें आया, ऐसा नहीं है। जो संस्कृतिकरण है उसमें उपनिवेशवाद आने से पहले संस्कृतिकरण समाज में हमारे था, जबकि जो बाद की 3 प्रक्रियाएं हैं वास्तव में भारत के लोगों की वह जटिल प्रक्रिया हैं जो उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों के कारण हुई हैं। अब जो संस्कृतिकरण को छोड़ दें तो आधुनिकीकरण, लौकिकरण और पश्चिमीकरण, यह तीनों ही क्या है, उपनिवेशवाद की देन है। अब हम पढ़ते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन। जो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में किस किस तरह से समाज सुधारक आंदोलन हुए उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 महान समाज सुधारकों की जो है छवि देखने को मिलती है। पहले हैं राजा राम मोहन राय, और दूसरी पंडिता रमाबाई, और तीसरे सर सैयद अहमद खान। तो हम पढ़ते हैं, आप जान चुके हैं कि उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन पर क्या है, दूरगामी प्रभाव डाले, और 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब थे जिन्हें औपनिवेशिक भारत महसूस कर रहा था। अब क्या है कि जो औपनिवेशिक आंदोलन था वह क्या था, वह वही था जो समाज महसूस कर रहा था, जो समाज में परिवर्तन आ रहे थे उसका ही एक रूप था। आप संभवतः उन सभी सामाजिक पहलुओं से अवगत हो जिन्हें भारतीय समाज में सामाजिक कुरीति माना जाता था, और उन सामाजिक कुरीतियों से भारतीय समाज बुरी तरह से ग्रस्त था। अब हम उनसे परिचित हैं, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनसे परिचित हैं, जैसे कि हुई सती प्रथा, बालिका भ्रूण हत्या, या महिलाओं के प्रति जो है हमारे समाज का एक पिछड़ापन और निम्न जातियों के साथ जो रवैया है हमारे समाज का, उससे हम परिचित हैं। तो उनमें जो है बुराइयां हैं उसको दूर करने से संबंधित यह आंदोलन समाज सुधारक आंदोलन था। तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फिर से हैं बुराइयां हमारे समाज में, जो कुरीतियां हैं क्या विद्यमान रहीं उस समय और कुछ कुछ आज भी हैं। तो जो सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध और जाति भेद, कुछ इस प्रकार की जो कुरीतियाँ थीं इस समाज में। और ऐसा नहीं है कि उपनिवेशवाद से पूर्व भारत में इन सामाजिक भेदभावों के विरुद्ध संघर्ष न हुए हों। वे एक बौद्ध धर्म के केंद्र में थे, और ऐसे कुछ प्रयत्न मुख्यतः भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के केंद्र में भी थे। तो हम हर बात को लेकर अंग्रेज़ों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि भाई जो भी परिवर्तन आए हैं, जो भारत आधुनिक बना है, भारत मॉडर्न बन सका है, और तो इसका वजह अंग्रेज़ों का शासन था। ऐसा भी नहीं है। हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसका जब जीवन काल था तो उसमें क्या है, इन सभी कुरीतियों के लिए हमें आवाज़ उठती, और इन सभी को ख़त्म करने का जो प्रयास है हमें देखने को मिलता है। और जो केरल के जो नैनार समुदाय है उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से जो माता को और महिलाओं को किस तरह से महत्व दिया जाता है। और हमारे जो राजा महाराजे हुए हैं, जो 7 राजा हुए हैं दक्षिण भारत के, उनमें जो है मातृ सत्तात्मक जो, और हमारे मेघालय में क्या है कि जो मातृ सत्तात्मक परिवार है उसको वह देखने को मिलता है। तो ऐसा भी नहीं है, हमने माता और महिलाओं को भी क्या है बहुत योगदान, उनको क्या है महत्व समझा है, और समाज में उनके विकास को लेकर और उनको सम्मान देने को लेकर क्या है आवाज़ें उठती रही हैं अंग्रेज़ों के आने से पहले भी। और जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन है उसमें भी हम देखते हैं कि मीराबाई एक महिला होकर भी किस तरह से समाज के सभी पाखंडों को और सभी बंधनों को तोड़कर एक मिसाल कायम करती हैं। तो हमें हमारे इतिहास में खूबी बहुत इसको लेकर व्याख्यान मिलता है। और 19वीं सदी में हुए समाज सुधार का आधुनिक संदर्भ एवं मिश्रित विचार से संबंध थे। अब जो है 19वीं शताब्दी में थे क्या है, समाज सुधार और आधुनिक संदर्भ, यह दोनों का जो मिला जुला जो रूप था। यह प्रयास पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार एवं प्राचीन साहित्य के प्रतीक नई दृष्टि से मिले जुले रूप में उत्पन्न हुए। अब हम बॉक्स 2.1 को पढ़ते हैं कि मिश्रित विचार क्या होता है।
किस तरह से जो समाज सुधारक थे उनके मिश्रित विचार थे, यानी कि वह परंपरागत और आधुनिकता के बीच किस तरह का उनका एक जो मिलाप है, तालमेल है, वह किस तरह का था। वह ना तो पूरी तरह से आधुनिक बनना चाहते थे और ना पूरी तरह से परंपरागत और रूढ़िवादी रहना चाहते थे। तो किस तरह का जो उनका विचार, मिला जुला विचार और मिश्रित विचार था, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए न केवल मानवीय व प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ दिया। अब क्या है, उसी हिंदू शास्त्र जो कि महिलाओं को अधिक सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, तो उसका ही जो हवाला देते हुए राजा राम मोहन रॉय ने क्या है, सती प्रथा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह जो मानव का अधिकार है, एक उसके विरुद्ध है यह प्रथा, और जो यह समाज अपनाए हुए इस प्रथा को, इसे त्यागना चाहिए। और उन्होंने फिर इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, उसको तथ्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ और सहारा लिया। रणाने ने विधवा विवाह के समर्थन में, अब शास्त्रों का संदर्भ देते हुए द टेक्स्ट्स ऑफ द हिंदूज लॉ, जिनमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को नियम के अनुसार बताया। अब उन्होंने उसी हिंदू शास्त्र का सहारा लेते हुए विधवाओं के जो पुनर्विवाह, विधवाओं का दोबारा विवाह करना, उनके पति की मृत्यु के बाद दोबारा अन्य पुरुषों से विवाह करना विधवा पुनर्विवाह कहलाता है। और इस प्रक्रिया को उन्होंने जस्टिफाई किया अपनी किताब में। और इस संदर्भ में उन्होंने वेदों के उन पक्षों का उल्लेख किया जो विधवा पुनर्विवाह को स्वीकृति प्रदान करते हैं और उसे शास्त्र सम्मत मानते हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसे वेदों और ग्रंथों का सहारा लिया जो विधवा विवाह को क्या है, सही मानते हैं, उसका फिर उन्होंने हवाला दिया। शिक्षा की नई प्रणाली में आधुनिक और उदारवादी प्रवृत्ति थी। अब जो शिक्षा की नई प्रणाली आ रही थी, प्रचलित हो रही थी, उसमें क्या आधुनिकतावाद था और उदारवाद भी था। उदारवाद किस तरह से था कि उसमें क्या है, अब गुरुकुल की तरह केवल ब्राह्मण का पुत्र ही शिक्षित होगा, केवल क्षत्रिय का पुत्र ही शिक्षित होगा, ऐसा नहीं था। अब दलित भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था और आधुनिक शिक्षा थी। आधुनिक शिक्षा यानी कि अब उसमें अंग्रेजी भी शामिल हो गई थी। अब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे थे, तो ये एक तरह का आधुनिक और उदारवाद जो शिक्षा की नई प्रणाली प्रचलित हो रही थी। तो यूरोप में हुए पुनर्जागरण, धर्म सुधार और आंदोलन और प्रबोधन आंदोलन से उत्पन्न साहित्य को सामाजिक विज्ञान और भाषा साहित्य में सम्मिलित किया गया और इस नए प्रकार के ज्ञान में मानवतावादी, पंथनिरपेक्ष और उदारवादी प्रवृत्तियां थीं। अब जो बदलाव हो रहे थे यूरोप में, जैसे कि पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, तो इन सभी को क्या है, एक साहित्यिक रूप में क्या है और सामाजिक विज्ञान के रूप में और भाषा साहित्य में अलग अलग सब विषयों में क्या है, इन सभी उभरते ज्ञानों को, उभरते नए ज्ञान के कोश को क्या है शामिल किया गया और नए सिद्धांत, मानवतावादी हुआ, पंथ निरपेक्ष हुआ, उदारवादी हुआ, यह जो नए सिद्धांत थे, नई प्रवृत्तियाँ थी, वह उत्पन्न हुई और लोग इससे परिचित हुए। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की विवेचना की और उसमें स्वतंत्र अन्वेषण की वैधता और इत्तिहाद का उल्लेख किया। अब जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने क्या है, इस्लाम को अच्छे से पढ़ा और अच्छे से उसका अवलोकन किया। तो उन्होंने अन्वेषण किया, यानी कि एक खोज की उसमें कि उन्होंने कुरान में लिखी गई बातों और आधुनिक विज्ञान द्वारा स्थापित प्रकृति के नियमों में समानता जाहिर की। अब जो उन्होंने कहा कि जो कुरान का जो नियम है और जो प्राकृतिक विज्ञान है, हमारा आधुनिक विज्ञान है, उसमें जो प्रकृति है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ समानता है। आधुनिक विज्ञान से आशय क्या है कि मानव एक है, मानव धर्मनिरपेक्षतावाद, उदारतावाद और महिलाओं को शिक्षा देना, महिलाओं की स्वतंत्रता, यह इन सब में उन्होंने क्या कहा कि इस्लाम में भी यह बातें निहित हैं और इस्लाम इसको सही मानता है। तो उन्होंने इस तरह की खोज करने का प्रयास किया इस्लाम में। तो मतलब कि उन्होंने इस्लाम के नज़रिए से महिलाओं की शिक्षा, पुनर्विवाह और अन्य बातों को उन्होंने क्या कहते हैं, जस्टिफाई करने का प्रयास किया। तो कंदुरिकी वीरेशलिंगम की पुस्तक द फोर्स ऑफ नॉलेज में क्या है, नव न्याय के तर्कों को देखा जा सकता है। उन्होंने जूलियस हक्सले द्वारा लिखे ग्रंथों को भी अनुवादित किया।
अब हम जानेंगे कि समाजशास्त्री सतीश सबरवाल, जो समाजशास्त्री हैं सतीश सबरवाल ने क्या है औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन की रूपरेखा से जुड़े निम्नलिखित 3 पहलुओं की विवेचना की है। अब जो सतीश जो सबरवाल हैं, इन्होंने क्या है जो सामाजिक और आधुनिक जो परिवर्तन है औपनिवेशिक भारत में क्या है आधुनिक जो परिवर्तन है उसको 3 हिस्सों में विभाजित किया है, 3 हिस्सों में बांटा है। तो संचार माध्यम, संगठनों के स्वरूप तथा विचारों की प्रकृति। नई प्रौद्योगिकी ने संचार के विभिन्न स्वरूपों, अब हम पढ़ते हैं इनके पहले प्रकार के आधुनिक परिवर्तन की। तो नई प्रौद्योगिकी ने संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान की और प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ तथा बाद में माइक्रोफोन जैसे और लोगों के आवागमन एवं पानी के जहाज तथा रेल के आने से यह संभव हुआ। अब क्या है जो नई प्रौद्योगिकी है किस तरह से विकसित हुई, जो नई प्रौद्योगिकी चाहे उसमें प्रिंटिंग प्रेस जो कि 1500 की शुरुआती चरणों में गोवा में पुर्तगालीज जो मिशनरीज थे उनके द्वारा स्थापित कर दी गई थी। टेलीग्राफ लाइन हो या बाद में जो है माइक्रोफोन का जो चलन हुआ, ये सब क्या है संचार की वजह से संभव हो पाया और संचार में क्या है बढ़ोतरी लेकर आया अपने साथ। तो क्या है चाहे लोगों का जो आवागमन हो, पानी के जहाज तथा रेल के आने जाने से क्या है यह संभव हो पाया कि जो संचार माध्यमों में क्या है बृहद वृद्धि देखने को हमें मिलती है। और साथ ही रेल से वस्तुओं के आवागमन में नवीन विचारों को तीव्र गति प्रदान करने में क्या है सहायता प्रदान की और इससे नए विचारों का जो क्या है उद्भव हुआ और नई प्रौद्योगिकी तथा संगठन और जिन्होंने संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान की। तो जो क्या है रेल हुआ, चाहे जहाज मार्ग हुआ और जो इससे आवागमन था और प्रिंटिंग प्रेस था, टेलीग्राफ था और माइक्रोफोन था, इन सभी ने क्या है संचार को बहुत बड़े स्तर पर और तेज़ी के साथ बढ़ाया, उसको बढ़ावा दिया। तो को भी जैसे कि पंख लग गए, यानी कि जो हमारा जो संचार जो व्यवस्था थी उसमें मान लो कि पंख लग गए हों और इतनी तेज़ी से फैल रही थी और बढ़ रही थी। तो भारत में क्या है पंजाब और बंगाल के समाज सुधारकों के विचार विनिमय मद्रास और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों से होने लगे थे। अब क्या है देश में जो अलग अलग समाज सुधारक हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से उभर रहे थे। तो आपस में जो इनके विचार हैं, आपस में जो इनके क्या कहते हैं तर्क हैं और वितर्क हैं और सुझाव हैं एक दूसरे से साझा करने लगे, चाहे वह पंजाब से बंगाल में हो, चाहे वह मद्रास से महाराष्ट्र में हो। तो इस तरह से जो है आपस में जो इनके विचार हैं वह साझा होने लगे। तो बंगाल के केशव चंद्र सेन, अब जो बंगाल के जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने 1864 में मद्रास का दौरा किया। अब ये मद्रास का दौरा इन्होंने किया और पंडिता रमाबाई ने देश के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया। अब जो पंडिता रमाबाई थी उन्होंने भी इसी तरह से देश के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया और देश की स्थिति को जानने का प्रयास किया और इनमें से कुछ ने तो विदेशों का भी दौरा किया और ईसाई मिशनरी तो सुदूर क्षेत्रों जैसे कि आज के नागालैंड और मिजोरम और मेघालय में भी गए। तो जो ईसाई मिशनरी थी उनका भी क्या है आवागमन देश में अधिक तेज़ी से फैलने लगा और बढ़ने लगा क्योंकि जो रेल मार्ग है वह अब उपलब्ध था। तो यहाँ पर हमें एक छवि देखने को मिलती है वीरेशलिंगम की, जो समाज सुधारक हैं विद्यासागर और ज्योतिबा फूले की। तो आधुनिक सामाजिक संगठनों जैसे कि बंगाल में ब्रह्म समाज हुआ। अब जो क्या है कुछ आधुनिक संगठन उभर रहे थे, जो समाज सुधारक जो संगठन है वह उभर कर हमारे सामने आ रहे थे। तो क्या जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने ब्रह्म समाज और पंजाब में आर्य समाज की क्या है स्थापना हुई और 1914 में क्या है अंजुमन ख्वातीन इस्लाम की स्थापना हुई। इस तरह का एक संगठन की स्थापना की गई और यह भारत में क्या है मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था थी। अब यह जो संगठन था अंजुमन ख्वातीन इस्लाम, यह क्या था कि मुस्लिम महिलाओं की जो है एक पूरे राष्ट्र स्तर पर जो है एक संस्था थी जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करती थी। और समाज सुधारकों ने क्या है सभाओं व गोष्ठियों के अलावा जन संचार के माध्यम जैसे कि अखबार हुआ, पत्रिका हुई आदि के माध्यम से भी अपनी सामाजिक विषयों पर वाद विवाद जारी रखा। अब इन संगठनों के साथ साथ क्या है अब
जैसे कि हमने देखा प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या है, अब अखबार छपने लग गए, पत्रिकाएं निकलने लग गई, तो क्या उनमें भी अपने विचार दर्ज करवाकर उनमें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने लगे थे समाज सुधारक। तो समाज सुधारकों द्वारा लिखे हुए विचारों का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। अब जो समाज सुधारक थे, कोई मद्रास से है तो कोई पंजाब से है तो कोई बंगाल से है तो कोई महाराष्ट्र से है। तो इस तरह का जो क्षेत्रीय विभेद और भाषाई अंतर था लोगों में, तो ऐसा नहीं है कि जो महाराष्ट्र का विचार है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक का विचार वह बंगाल तक पहुँच सकेगा, लेकिन अगर वह मराठी में पहुँचेगा तो मद्रास का कोई उसे समझ नहीं पाएगा, और मद्रास का पंजाब में पहुँचेगा तो कोई उसे समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए जैसे क्या है, मद्रास की जो भाषा थी उनके विचार थे उसको पंजाबी में बदला गया, और पंजाबी की भाषा और विचारों को क्या है बंगला में बदला गया। तो इस तरह से जो पूरे देश की जो विचार थे, पूरे देश के समाज सुधारकों के विचार थे, आपस में साझा होते थे और आपस के यहाँ के लोगों को अवगत होते थे लोग इन विचारों से। अब हमें यहाँ पर एक लैंग्वेज के ट्रांसलेशन का एक उदाहरण देखने को मिलता है कि विष्णु शास्त्री ने सन 1868 में क्या है, इंदु प्रकाश ने विद्यासागर की पुस्तक का मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। अब क्या है, जो विष्णु शास्त्री थे इन्होंने 1868 में क्या है, इंदु प्रकाश ने क्या, अब जो इनका जो विद्यासागर की जो पुस्तक थी, इसमें मराठी में इसका जो है क्या अनुवाद करके इसको प्रकाशित किया। तो स्वतंत्रता एवं उदारतवाद के नवीन विचार, परिवार एवं रचना एवं विवाह से संबंधित नए विचार, माँ एवं पुत्री की जो नवीन भूमिका एवं परंपरा एवं संस्कृति में सचेतन गर्व के नवीन विचार आए, और शिक्षा के मूल्य अंतर महत्वपूर्ण हुई, और यह समझा गया कि राष्ट्र का आधुनिक बनना जरूरी है, लेकिन प्राचीन विरासत को बचाए रखना भी जरूरी है। अब क्या है, जो माता और पुत्री का एक जो भूमिका है वह क्या उभर कर आ रही थी, और जो परिवार है और उसमें जो नए संबंध हैं अब कि माता का और लड़की का जो उभरता हुआ प्रभुत्व था वह सामने आने लगा। और अब क्या है, अब लोगों को जो उस अपना जो आधुनिक बनने और राष्ट्र को विकसित करने की जो चेतना है वह उभर रही थी। साथ ही साथ अब क्या है, अपनी प्राचीन विरासत को बचाए रखना भी अब जरूरी लगने लगा था। और महिलाओं की शिक्षा के विषय में भी व्यापक बहस हुई, और यह महत्वपूर्ण है कि समाज सुधारक ज्योतिबा फूले, इन्हें ज्योतिबा भी कहा जाता है, ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय खोला। और भारत में महिलाओं के लिए केवल पहला विश्वविद्यालय खोलने वाली कौन थी? ज्योतिबा फूले। अब जिन्होंने पुणे में इस विश्वविद्यालय को खोला, तो सुधारकों ने एकमत होकर ये माना कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। और उनमें से कुछ का यह भी विश्वास था कि आधुनिकता के उदय से पहले भी भारत में स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थीं, लेकिन बहुत से विचारों ने इसका खंडन करते हुए यह माना कि महिला शिक्षा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को ही प्राप्त थी। तो अब जब सबको यह लगने लगा था कि हाँ, महिला का जो शिक्षित होना वह जरूरी है, तो कुछ ने विचार रखा कि ऐसा नहीं है कि केवल आधुनिकतावाद भारत में आ रहा है तो उसकी वजह से महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, और भारत में महिलाएं पहले भी शिक्षित हुआ करती थी। तो साथ ही साथ कुछ ने इस बात का खंडन करते हुए यह कहा कि जो भारत में आम महिलाएं हैं, आम जनमानस है, वह शिक्षित कभी नहीं होता था। जो प्रभुत्वशाली जो जातियाँ हैं, प्रभुत्ववादी जो समूह हैं, प्रबल जातियाँ हैं, या जो डोमिनेंट कास्ट है उसके जो महिलाएं हैं वही शिक्षित हो पाती थीं। तो जो उनकी कुछ विशेषाधिकार जो समूह हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, उनके जो बेटियां हैं, केवल वही शिक्षित हो पाती थीं, सभी नहीं हो पाते थे। लेकिन जो आधुनिक विचार था वह सबको शिक्षित करने का था, सभी महिलाओं को शिक्षित करने का था। और इस प्रकार क्या है, महिलाओं की शिक्षा को न्यायोचित ठहराने के विचारों को आधुनिक व परंपरागत दोनों ही विचारों का समर्थन मिला। तो सुधारकों ने आधुनिकता और परंपरा पर विस्तृत वाद विवाद भी किए। अब क्या है, अब आधुनिक क्या है और परंपरा क्या है, हमें कितना आधुनिक होना है और कितनी परंपरा को छोड़ना है और कितना अपनाए रखना है, इस पर हमें चिंता होने लगी और इस पर क्या है वाद विवाद होने लगे थे। तो इस प्रसंग में यह जानना रोचक है कि ज्योतिबा फूले ने आर्यों के आगमन से पूर्व के काल को अच्छा माना, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के युग को गरिमा
माना। अब क्या है, कुछ समाज सुधारक थे जो जिनमें बहुत से अंतर थे, उनके विचारों में बहुत से अंतर थे। तो हमें देखने को मिलता है कि जो ज्योतिबा फूले हैं वह कहते हैं कि जो आर्य भारत में आए, वह समय उससे पहले का जो समय था, आर्यों के आने से पहले का जो समय था वह भारत के लिए बहुत गौरवशाली है और अच्छा था। तो वहीं जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनका मानना है कि जो नहीं, जो भारत में जब आर्य आए तब भारत का जो समय था, उस समय भारत क्या है एक गौरवमयी और गरिमामयी जो इतिहास भारत का है वह रहा है। तो इस तरह से जो है क्या है विभेद हैं समाज सुधारकों में, तो हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे शब्दों में जो 19वीं सदी में हो रहे सुधारों ने क्या है एक ऐसा दौर उत्पन्न किया जिसमें बौद्धिक तथा सामाजिक उन्नति के प्रश्न और उनकी पुनर्व्याख्या सम्मिलित हैं। अब क्या है कि बहुत से ऐसे परिवर्तन हो रहे थे, ऐसे दौर आए 19वीं सदी में जो समाज सुधार हो रहे थे, उस दौर में क्या है बौद्धिक तथा सामाजिक उन्नति के प्रश्न और उनकी पुनर्व्याख्या सम्मिलित है। तो विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक आंदोलनों में कुछ विषयगत समानताएं थीं, परंतु साथ ही अनेक महत्वपूर्ण असहमतियां भी थीं। कुछ में उन सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंता थी जो उच्च जातियों के मध्यवर्गीय महिलाओं और पुरुषों से संबंधित थीं, जबकि कुछ ने तो यह माना कि सारी समस्याओं का मूल कारण सच्चे हिंदुत्व के सच्चे विचारों का कमज़ोर होना था। तो कुछ को लगता अब जो भी सामाजिक सुधार हो रहे थे, सामाजिक बदलाव हो रहे थे, उनमें क्या है विचारों में मतभेद बहुत ज़्यादा था लोगों में। तो क्या है सामाजिक मुद्दों को लेकर लोगों को चिंता होने लगी थी कि उच्च जातियों तथा मध्यवर्गीय महिलाएं जो हैं और पुरुषों से संबंधित थीं इन समस्याएं इनकी लोगों की, जबकि कुछ ने कहा कि माना कि सारी समस्याओं का जो मूल कारण है वो क्या है सच्चा हिंदुत्व के विचारों का कमज़ोर होना है। जो सच्चा हिंदुत्व है, जो प्योर हिंदुत्व है, वह क्या है उसका जो विचार है वह कमज़ोर पड़ता जा रहा है, इसीलिए जो ये समस्याएँ समाज में हैं वह विद्यमान होती जा रही हैं। कुछ का यह कहना था। तो कुछ के लिए क्या है जो धर्म में जाति एवं लैंगिक अंतर्निहित था। अब कुछ को लगा कि जो हमारे समाज में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका कारण जो धर्म है, धर्म में जो जातियां हैं, जातियों की जो व्यवस्था है और लैंगिक जो हमारे शोषण होता है, यानी कि महिलाओं के लिंग के आधार पर, स्त्रीत्व के आधार पर जो समस्याएं, जो शोषण हो रहा है उसकी समस्याएं, उसी वजह से ये समस्याएं विद्यमान हैं। ये तो हिंदू धर्म से संबंधित समाज सुधारक वाद विवाद था। अब कुछ यह जो दृष्टिकोण था यह जो हिंदू धर्म से संबंधित जो समाज सुधारक थे उनके विचार थे कि जो हिंदू धर्म में जो परिवर्तन हो रहा है या जो कुछ कुसंगतियाँ शामिल हो गई हैं उसकी वजह से ये जो सामाजिक समस्याएँ हैं उत्पन्न हो रही हैं। और इसी तरह जो मुस्लिम समाज था उसके जो समाज सुधारक थे उसमें क्या है बहु विवाह और पर्दा प्रथा पर जो है सक्रिय स्तर पर बहस की। अब जो मुस्लिम धर्म है और मुस्लिम समाज है उसमें क्या है अलग तरह की समस्याएं थी। उसमें क्या है बहु विवाह एक तरह की समस्या और पर्दा प्रथा क्या है उस पर भी बहस चल रही थी। हालांकि हिंदू धर्म में भी बहु विवाह और पर्दा प्रथा विद्यमान थी, लेकिन प्रमुख रूप में क्या है मुस्लिम धर्म में बहु विवाह और पर्दा प्रथा को सक्रिय माना जाता था। तो उदाहरण के लिए जहां आरा शाह नवास ने क्या है अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में है बहु विवाह की कुप्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब क्या है अब खुलकर सामने विरोध प्रदर्शन होने लगे थे और खुलकर लोगों के विचार इन समस्याओं को लेकर आने लगे थे। तो इसी को लेकर जहां आरा शाह नवाज जो हैं उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन जो वार्षिक सम्मेलन होता था उसमें क्या है इन्होंने जो ये बहु विवाह की कुप्रथा थी इसके विरुद्ध क्या है एक प्रस्ताव रखा उन्होंने। और उनके अनुसार क्या है जिस प्रकार का बहु विवाह मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों में होता है वह वस्तुतः कुरान की मूल भावनाओं के खिलाफ है और ये शिक्षित औरतों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रस्ताव का इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदारों को बहु विवाह करने से रोकें। अब उन्होंने कहा जहाँ आरा शाह नवास का प्रस्ताव था उसमें था कि जो बहु विवाह या क्या है इस्लाम धर्म है और जो कुरान है उसके ही विरुद्ध है। तो हमें क्या है जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा और अपने रिश्तेदारों को इस बात को लेकर समझाना होगा कि यह क्या है कुरान के विरुद्ध है, इस्लाम के विरुद्ध है और अगर जहाँ पर हो रहा है यह उसे रोका जाना चाहिए।
तो बहुविवाह के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव से उर्दू भाषा के अखबारों, पत्रिकाओं आदि में एक बहस छिड़ गई और पंजाब से निकलने वाली महिलाओं की एक पत्रिका तहसीब ए निस्वान ने खुलकर बहुविवाह विरोधी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अब क्या है, बहुत सी पत्रिकाएं और अखबार जो थे उसमें भी बहस छिड़ गई, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में। इसी तरह से पंजाब से निकलने वाली महिलाओं की जो एक पत्रिका थी उसमें क्या है, तहसीब ए निस्वान ने क्या है, इस पत्रिका का नाम था, इसने क्या है खुलकर बहुविवाह विरोधी प्रस्ताव का क्या है साथ दिया, समर्थन दिया, और जबकि अन्य पत्रिकाओं ने इसका क्या है विरोध किया। तो समुदायों के भीतर क्या है इस तरह की बहस उन दिनों क्या है आम बात थी। और उदाहरण के लिए ब्राह्मण समाज ने सती प्रथा का विरोध किया, तो प्रतिवाद में बंगाल में हिंदू समाज ने के रूढ़िवादियों ने धर्म सभा का गठन किया और जिसकी तरफ से ब्रिटिश सरकार को एक याचिका भेजी गई, और इस याचिका में रूढ़िवादी हिंदुओं ने यह वादा किया कि सुधारकों को कोई अधिकार नहीं है कि वो धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें, और एक और दृष्टिकोण भी था। अब क्या है, एक अलग संगठन बन गया, धर्म सभा बन गई। उसका क्या है, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक याचिका भेजी, उन्होंने कहा कि जो ये हिंदूवादी या मुस्लिमवादी और जो धर्म सुधारक लोग हैं इनको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि यह धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें और समाज में अपने हिसाब से यह परिवर्तन लाएं। तो धर्म ग्रंथों की व्याख्या उन्होंने क्या है करें, उनको कोई अधिकार नहीं है, ऐसा धर्म सभा का मानना था। तो जो रूढ़िवादिता है उसको बनाए रखने के लिए भी संगठन बनने लगे थे। और एक और दृष्टिकोण भी था जिसके अंतर्गत दलितों ने हिंदू रैली को पूर्णतः अस्वीकृत किया। उदाहरण के लिए फूले के विद्यालय में 13 साल की एक छात्रा मुक्ताबाई ने आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से 1852 में लिखा। अब क्या है, जो दलित हैं वह क्या है हिंदू धर्म को अपनाने में हिचकिचाने लगे थे। अब वो हिंदू धर्म से जोड़कर अपने आप को नहीं देखना चाहते थे और हिंदू धर्म को स्वीकारना नहीं चाहते थे, उनकी रैलियों में नहीं जाना चाहते थे। तो उसी का साथ देते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो फूले के ही विश्वविद्यालय की एक 13 साल की जो छात्रा थी उसकी जो एक कविता है हमें देखने को मिलती है 1852 में लिखी हुई। तो हर वो मज़हब जो कुछ लोगों को सहूलियत देकर बाकी को वंचित कर दे, हर उस मज़हब को ए इंसान इस धरती से वंचित कर दे, हर उस मज़हब के लिए एक जरा भी गुरूर को ए इंसान अपने जहन में ना रहने दे। तो इनकी छात्रा का कहना है फूले की कि हर वो मज़हब जो क्या है आम लोगों को सहूलियत देकर और बाकी को जो है कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को सहूलियत देता है, अधिकार देता है और अन्य को वंचित करता है, ऐसा मज़हब नहीं होना चाहिए धरती पर। और क्या है उस मज़हब के लिए क्या है जरा भी क्या है हमें गुरूर नहीं होना चाहिए और अपने जहन में भी ऐसा धर्म और ऐसा मज़हब नहीं आना चाहिए जो कि कुछ लोगों को विशेषाधिकार दे और अधिकतर को क्या है वंचित कर दे मानवता से और इस अधिकारों से। अब हम अपने अगले विषय सांस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए